नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कूलॉम लॉ, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, मीन्स दो आवेशित पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे यदि मान लीजिए कि कोई स्फेरिकल बॉडी इस रूम इतना बड़ा हो या जहां आप हैं उस कमरे इतना बड़ा कोई स्फीयर हो और वो चार्ज हो, तो उसके लिए कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कूलॉम्स ये जान लें कि कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है स्फेरिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, चार्ज्ड स्फेरिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, मीन्स आवेशित स्फेरिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वो एप्लीकेबल है। अब देखिए, मान लीजिए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पे है चार्ज Q1, दूसरे पे है चार्ज Q2। ठीक है, इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट से इनके बीच की दूरी जो है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोनों हमने लाइक चार्ज लिए हैं, मीन्स समान रूप से चार्ज। ठीक है, समान आवेश लिए हैं, जैसे दोनों धन आवेश है। तो A एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, और A इसको देखिए इसी लाइन के लॉन्ग, मीन्स इस तरफ इस पर F फोर्स लगाएगा, और उसी तरह से A इस पर इस तरफ F फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यह जो F है कूलॉम्स ने कहा, मीन्स कूलॉम के नियम से उसने कहा कि यह जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 का। यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 का। यह जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया है, तो बीच के दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट के केंद्र के बीच जो दूरी है उसके स्क्वायर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा। सबको हम यदि एक साथ कर दें बच्चे, तो ये देखिए हमारा आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 R स्क्वायर। हम लोग कहीं भी समानुपात हटाते हैं तो एक अचर राशि लेते हैं, एक नियतांक लेते हैं। यहां भी F इक्वल टू मान लीजिए जो हम लोग लेते हैं उसका वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो हम लेते हैं वो है हमारा 1/4πε0। मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ यह क्या है, ये वैद्युत स्थैतिक नियतांक है। स्थैतिक नियतांक, और इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है 9 इंटू 10⁹ पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या इसको हम कह सकते हैं निर्वात या हवा का रिलेटिव परमिटिविटी या
सॉरी हवा का परमिटिविटी, या इसी को कहते हैं प्रावैद्युतांक। ठीक है, प्रावैद्युतांक निर्वात या हवा का, ये देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, इसका वैल्यू होता है 8.-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा रहा एयर के लिए। यदि या निर्वात के लिए, जब निर्वात या एयर के अलावे कोई दूसरा माध्यम हो, दोनों आवेशों के बीच कोई दूसरा मीडियम हो, तो यह फोर्स वैरी करेगा। हम इसको कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान के बीच के माध्यम से पर निर्भर नहीं करता था, उससे इंडिपेंडेंट होता था। जबकि यहाँ देखिए यह बतला रहा है कि ये प्रावैद्युतांक का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा, ठीक है, उस तरह से हमारा दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो चेंज करेगा। और अलग अलग माध्यम के लिए, जैसे दोनों के बीच मान लीजिए वाटर मीडियम हो, जल हो, या दोनों के बीच मान लीजिए ऑयल मीडियम हो, ठीक है, सबके लिए प्रावैद्युतांक, या हम कहें उसी को रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या हम उसी को कहें आपेक्षिक प्रावैद्युतांक, उसका वैल्यू अलग अलग होगा, और ये हम आगे देखेंगे। दूसरी बात देखिए, सबसे पहले कि विद्युत स्थैतिक बल जो है वह भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, मीन्स यह भी जो है न्यूटन्स के नियम को, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। सबसे पहले वैद्युत स्थैतिक बल न्यूटन के गति नियम का पालन करता है। पालन करता है। उसके बाद देखिए वैद्युत स्थैतिक बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम हवा या निर्वात के अलावे कुछ और हो तो देखिए वहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया था, तो एप्सिलॉन नॉट को
के एप्सिलॉन नॉट से हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट क्या है या एप्सिलॉन क्या है, तो ए एप्सिलॉन हो गया उस माध्यम का प्रावैद्युतांक या उस माध्यम की परमिटिविटी, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे केसेज में के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन इक्वल टू, तो ए प्रावैद्युतांक है, प्रावैद्युतांक है नए माध्यम का, ठीक है। मीन्स जिस मीडियम को हम चेंज कर रहे हैं वही माध्यम का ये प्रावैद्युतांक है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को कुछ बुक्स में एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करता है। तो एक के क्या हुआ, के या एप्सिलॉन आर, ये हो गया आपेक्षिक प्रावैद्युतांक। ठीक है, ये नए माध्यम का आपेक्षिक प्रावैद्युतांक है। अब हमें किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। तो आपेक्षिक जैसे ही लग गया, ठीक है, जैसे आप देखिए नीचे क्लासेस में आप पढ़े होंगे आपेक्षिक घनत्व। तो किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व क्या होता था, उस वस्तु के घनत्व को वाटर के घनत्व से, जल के घनत्व से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ आपेक्षिक प्रावैद्युतांक किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक को हवा या निर्वात के प्रावैद्युतांक से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिलता है आपेक्षिक प्रावैद्युतांक, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम के आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को परिभाषित किया जा सकता है उस माध्यम के प्रावैद्युतांक और हवा के प्रावैद्युतांक के अनुपात के रूप में, है ना। आपेक्षिक प्रावैद्युतांक, तो लिख सकते हैं यह परिभाषित होता है या इसी को दूसरे रूप में इस तरह से लिख दें कि किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैद्युतांक उस माध्यम का और निर्वात के प्रावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है।
और इस तरह से हम लोग के या एप्सिलॉन आर इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जैसे आपेक्षिक घनत्व का, ये दो घनत्व का रेशियो था, अनुपात था, तो उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। उसी तरह से आपेक्षिक प्रावैद्युतांक भी जो है वो मात्रकहीन क्वांटिटी है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है, मात्रकहीन और बीमाहीन। तो हम इसको लिख दे सकते हैं आपेक्षिक प्रावैद्युतांक मात्रकहीन एवं बीमाहीन, डायमेंशनलेस। ठीक है, और ये हो गया यूनिटलेस, लेस राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक और डायमेंशन नहीं होता है। अब देखिए, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ देखा, उसके बाद हमने प्रावैद्युतांक देखा, आपेक्षिक प्रावैद्युतांक देखा। अब हम देखेंगे प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, विद्युत प्रभाव क्षेत्र। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का हम कहें, ठीक है, अपना एक क्षेत्र होता है। इसको इस रूप में समझिए कि आपका भी अपना एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करते होंगे। उस क्षेत्र में हो सकता है कि लोग बहुत कुछ आपसे पूछकर करते होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक उसी तरह से हर आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। यदि मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, या मैं इसको कैपिटल क्यू लेता हूं, ठीक, तो यह अपने सराउंडिंग में, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, और यह जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू वेक्टर E1 है, तो यहाँ पर वो वेक्टर E2 होगा, ये E1 के बराबर नहीं होगा। यदि हम E1 के बराबर रखना चाहें तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। यदि हम डायरेक्शन को सेम रखना चाहें तो हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, परिमाण अलग हो जाए, और कोई भी एक अलग हो गया तो ये बराबर नहीं होगा। तो प्रत्येक आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो लाया जाता है, तो उस पर यह जो आवेश है ये फोर्स लगाता है। मान लीजिए क्यू चार्ज को मैंने लाया, तो यह जो है उस पर अपने अनुसार फोर्स लगाता है, जैसे ए वेक्टर एफ, और ए जो वेक्टर एफ होगा वो हो जाएगा क्यू ई, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट कि प्रत्येक विद्युत आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। यह जो विद्युत क्षेत्र है हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है, या कहें कि यूनिक होता है,
तो इसी को मैं लिख रहा हूं विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर विशिष्ट होता है। मीन्स पॉइंट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट 1 पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू है वो पॉइंट 2 पर क्रिएट नहीं किया जा सकता है। थर्ड, जब इस विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाया जाता है, जब इस विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश स्मॉल q को लाया जाता है, तो यह आवेश जो Q है उसकी बात करें, एक वैद्युत स्थैतिक बल महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, और यह जो वैद्युत स्थैतिक बल होता है वो वेक्टर F इक्वल टू QE। तो यहां से हम लिख सकते हैं F बाई Q। देखिए, यदि Q इक्वल टू 1 कूलम हो तो वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F। यानी कि देखिए, मैं कह सकता हूं कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे क्या विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, ये एक प्रकार का वैद्युत स्थैतिक बल है। यह विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का वैद्युत स्थैतिक बल है जो 1 कूलम चार्ज के द्वारा महसूस किया जा रहा है। और इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर 1 कूलम आवेश के कारण महसूस किया जाने वाला वैद्युत स्थैतिक बल है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज is defined as the electrostatic force at that point. Electrostatic force experienced by unit positive charge at that point या that location हमें कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के रूप में लिख लेंगे। तो अब हम विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर
इकाई धनावेश, इकाई धनावेश के कारण या इकाई धनावेश के द्वारा महसूस किया जाने वाला वैद्युत स्थैतिक बल है। वैद्युत स्थैतिक बल है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ वाई क्यू। इसको आप इस रूप में भी सोच सकते हैं कि जैसे ये क्यू चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे हमें फील्ड देखना था, इस पर हमने क्यू चार्ज रखा, ये पॉइंट पी पर फील्ड देखना था, इसके कारण हमने क्यू चार्ज देखा तो इस तरफ आया रखा, तो इस तरफ इस पर लगने वाला फोर्स एफ आया, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू चार्ज एफ फोर्स महसूस करता है, इसलिए यूनिट चार्ज के कारण एफ वाई क्यू, और इसी को हम कह दिए कि यह जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी स्मॉल आर है तो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये देखिए क्यू से क्यू कट गया और तब हमारा वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम ओ ले लें P, तो इसका डायरेक्शन इसी तरफ होगा, तो लिख देते हैं वेक्टर OP की दिशा में। यही अब रह जाती है बात SI यूनिट की। तो हम लोग देखेंगे SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F का न्यूटन बाई कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए F फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, क्यू आई टी, तो आई एम्पियर के को ए लिख देते हैं, टाइम के लिए टी। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा ई का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसका रहा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए मान लीजिए कि कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण हम किसी पॉइंट P पे रख रहे हैं, पॉइंट P पर हम यहाँ पर फील्ड देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया तो फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, इसका मान लीजिए कि आपेक्षिक प्रावैद्युतांक जो है सो K है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लगने वाला फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगा। इसी को हम लिख लेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण हमने इस पॉइंट P पर देखा, ये फील्ड आया E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये r डिस्टेंस पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए इसके बीच में हम कोई मीडियम ला देते हैं जिसका कि प्रावैद्युतांक K है, तब जो यहाँ नया फील्ड होगा
ई डैश सेम पॉइंट पे वो आ जाएगा Q बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और इसी तरह से फोर्स पर भी फर्क पड़ जाएगा। यदि मान लीजिए कि ये चार्ज QQ है, इसके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है। अब इसके बीच दूसरा मीडियम आ गया जिसका क्या अपेक्षिक प्रावैधतांक K है। तो नया जो हमारा F डैश हो जाएगा वो हो जाएगा QQ बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और इसी को हमने कहा कि यह जो है डिपेंड करेगा, निर्भर करता है माध्यम पर। और इस तरह हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र, आवेश का विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने आज देखा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ दो आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है। और उसके बाद हमने देखा विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र। उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला, उसका व्यंजक प्राप्त किया। हमने ये देखा कि उसका मात्रक क्या होगा, हमने ये देखा कि उसका डायमेंशन क्या होगा, और उसके अलावा हमने आपेक्षिक प्रावैधतांक और प्रावैधतांक के बारे में जाना। और इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।